नमस्कार, स्वागत आप सभी का हमारी खास पेशकश। हर वीकेंड पे हम आपके साथ जुड़ते हैं और आने वाले हफ्तों को लेकर के आपको तैयार करने की कोशिश करते हैं। बीते कई सारे हफ्ते बहुत दबाव, बहुत तनावपूर्ण स्थिति में गुजरे, लेकिन काफ़ी लंबे समय बाद बीता हफ्ता काफ़ी अच्छा रहा। कम से कम पिछले एक हफ्ते के अंदर 4-5% की जो रैली देखने को मिली, 5% से ज़्यादा की, वो काफ़ी धमाकेदार रैली रही। अकेले शुक्रवार के सत्र में 1% से ज़्यादा निफ्टी जो है चलता हुआ दिखाई दिया और 24,000 के ऊपर की क्लोजिंग कहीं ना कहीं उत्साह भरती हुई निवेशकों के मन में दिखाई दी। लेकिन बड़ा सवाल ये, जो कि थंब में हमने रखा है और आपके बैकग्राउंड में, अभी आप हमारे बैकग्राउंड में भी आपको दिखाई दे रहा होगा कि क्या पलट गया बाजार, क्योंकि चिंताएं अभी भी बनी हुई हैं। युद्ध को लेकर के चिंताएं हैं, मिडिल ईस्ट को लेकर चिंताएं हैं। इन सब में क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, अभी क्या रणनीति बनानी चाहिए। नतीजों का दौर शुरू हो रहा है, आईटी कंपनियों के नतीजे आने शुरू हो गए हैं। अभी किस तरीके से पोर्टफोलियो बनाना चाहिए, इन तमाम पहलुओं पर बातचीत करने के लिए श्रीकांत चौहान जी से बेहतर नाम कोई हो नहीं सकता। तो श्रीकांत जी का स्वागत करते हैं। श्रीकांत सर, बहुत बहुत स्वागत। और इस बार काफ़ी लंबा वक्त लगा आपके साथ बातचीत करने में, थोड़ा व्यस्तता आपकी रहती है। बहुत बहुत स्वागत सर आज की इस विशेष चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। बिल्कुल विपुल जी, धन्यवाद। मुझे आप इस शो में बुलाते हो और मुझे भी मज़ा आता है। इनफैक्ट बहुत सारे क्वेरीज आते हैं और सबसे बड़ी बात ये होती है कि जो क्वेरीज आती है ना, वो एक, मैं कहूँगा कि जो जो रियल सिनेरियो जो मार्केट का बनता है उसी से रिलेटेड होती है। तो उसमें उन क्वेरीज को सॉल्व करने में, उन क्वेरीज का रिप्लाई करने में और भी मज़ा आता है। बहुत से तो ये शो बिल्कुल हमारा भी पसंदीदा शो अरे है। सर, थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, शुरू के 2-4 सवाल जो रहेंगे वो अभी जो अंतर्राष्ट्रीय स्थितियां हैं उसको लेकर के रहेंगे और शुरुआत उसी से करना चाहेंगे कि अब ये जो मिडिल ईस्ट की क्राइसिस है, यूएस ईरान की क्राइसिस है, क्या ये जो सीज़ फायर है अभी भी असमंजस की स्थिति है? ये सीज़ फायर है भी, ये सीज़ फायर जारी रह पाएगा 2 हफ्ते, नहीं रह पाएगा? मुलाकात हो रही है कई सारे बड़े लीडर्स को लेकर के, वो मध्यस्थता कामयाब होगी कि नहीं? इजराइल लेबनान को लेकर के मानेगा या नहीं मानेगा? ईरान लेबनान पे मानेगा कि नहीं मानेगा? तो बहुत सारा कन्फ्यूज़न है सर। लेकिन इन कन्फ्यूज़न के बीच में 24,000 के ऊपर हम निकले लास्ट वीक। कैसे देख रहे हैं इस रैली को आप? नहीं, बिल्कुल। तो देखिए, मार्केट जो होता है ना, मार्केट वे वे अहेड ऑफ एनीवन्स गेज। मैंने मोस्ट ऑफ द टाइम देखा है कि मार्केट बहुत सारी ऐसी चीजों को डिस्काउंट करता है जो हम शायद सोच भी नहीं सकते हैं। और आपने देखा होगा कि सीज फायर आने के 3 दिन पहले से ही मार्केट ने बाउंस बैक करने की शुरुआत कर दी थी और फिर उसके बाद ये पूरा घटनाक्रम बना। तो मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने ये देखा है कि अगर आप सोलली अगर किसी पर्टिकुलर इंडिकेटर पे या पर्टिकुलर स्टडीज पे या पर्टिकुलर न्यूज़ फ्लो पे अगर डिपेंड रहोगे तो मार्केट में आपका इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग होना बहुत मुश्किल होता है। आपको फोकस करना पड़ता है आपके ओवरऑल गट फील पे, आपका ओवरऑल जो मार्केट के ऊपर जो व्यू बनता है उसके ऊपर, और साथ ही साथ इतने सालों का एक्सपीरियंस। तो ऐसे मार्केट्स जो होते हैं ना, स्पेशली वो मुझे लगता है कि जो एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर्स होते हैं या ट्रेडर्स होते हैं उनके काम का होता है। बाकी जो मैं कहूँगा कि जो न्यू एंट्रेंट्स होते हैं उनके लिए जो मार्केट है वो थोड़ा सा, यानी कि बहुत ही मुश्किल होता है। और उनके लिए बेस्ट स्ट्रैटेजी एक ही है कि ऐसे मार्केट्स में वो म्यूचुअल फंड्स में अगर इन्वेस्ट करते हैं तो उनके रिटर्न्स में अल्फा जनरेट हो सकता है। अच्छा, अगर मार्केट के न्यूज़ फ्लो की अगर बात करें तो न्यूज़ फ्लो की बेसिस पे मैं यही कहूँगा कि ईरान और यूएस इस बार दोनों ही अगर आप देखें तो कांटे की टक्कर थी। और जब ऐसे कांटे की टक्कर होती है तो सीज फायर नाम का एक, मैं कहूँगा कि एक बहाना बीच में आ जाता है। और ये बहाना मैं कहूँगा कि ये थोड़ा और लंबी समय तक चलेगा। वॉर नहीं होगा क्योंकि वॉर अभी काफ़ी एक्सपेंसिव हो गया है दोनों कंट्रीज के लिए। इसे कंटिन्यू करना उतना आसान नहीं है। तो क्या होगा कि इसमें से कुछ ना कुछ सुलह निकलती रहेगी, लेकिन ये जो सीज फायर नाम का जो वर्ड है ये और कंटिन्यू होगा और उसी में मुझे लगता है कि धीरे धीरे सेटलमेंट भी हमें देखने मिलेगा। क्या अगर वॉर फ्रंट पे देखें तो क्या हम ये कह सकते हैं सर अभी कि क्या वर्स्ट इज़ ओवर? ये मान सकते हैं? हालांकि बहुत कुछ अपने हाथ में नहीं है, लेकिन जो भी तस्वीरें हमारे सामने आ रही हैं, जो अपडेट्स हमारे सामने आ रही है, उसको लेकर के आपका एनालिसिस क्या कह रहा है? नहीं, तो देखिए, वर्स्ट इज ओवर कहना थोड़ा डेफिनेटली मैं कहूँगा कि जल्दबाजी होगी। लेकिन अगर कुछ परसेंटेज रेशियोज के बेसिस पे अगर बताने की अगर बात करूंगा तो मैं कहूँगा कि मुझे लगता है कि 90% ऑफ द पेन निकल चुका है। क्यों? उसका रीज़न ये है कि इस बार क्रूड इतने बड़े न्यूज़ फ्लो के बाद भी
140 के लेवल्स को उसने छुआ नहीं। जो रशिया यूक्रेन के वॉर में हुआ था 140, और 2008-2009 में एक बार 140 हुआ था, करेक्ट। इस बार यूएस और ईरान इतने बड़े दिग्गज इकोनॉमीज में जब बड़ा वॉर हुआ है और इतनी सारी कंट्रीज इसमें इन्वॉल्व हो गई, उसके बावजूद क्रूड 120 के करीब था। और अभी तो जैसे सीज फायर की न्यूज आ गई तो 95-96 डॉलर के करीब आ गया है। तो मुझे लगता है सबसे जो इम्पोर्टेंट सेंटर पॉइंट था इस पर्टिकुलर इवेंट का, वो था क्रूड। और अगर क्रूड के दाम अगर वापस 95 के करीब आ गए हैं, तो मैं कहूँगा कि काफ़ी हद तक मामला सुलझ चुका है। $95 के क्रूड के दाम एकदम से $80 हो जाएंगे, ये अभी कहना मुश्किल है। वो जल्दी से नहीं होंगे क्योंकि अभी भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के लिए बहुत सारी बातचीत होगी और उसी के बेसिस पे डिपेंड होगा। लेकिन मैं कहूँगा कि $95 का भी रहना क्रूड का, वो भी मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक ऐसे इकोनॉमीज के लिए जो मैक्सिमम क्रूड इंपोर्ट करती है, उनके लिए मैं कहूँगा कि ये काफ़ी हद तक अच्छा न्यूज़ है। और यही कहूँगा मैं कि इसे वर्स्ट इज ओवर नहीं कहेंगे, लेकिन एट द सेम टाइम मैं ये कहूँगा कि ऐसे मार्केट में अगर कोई भी करेक्शन आता है तो ये इन्वेस्टर के लिए एक अपॉर्चुनिटी है। क्रूड को लेके अभी क्या एक्सपेक्टेशन लग रही है सर? ये आपने कहा 80 तो नहीं जा रहा, लेकिन अगर क्या ये 90 से 95 के बीच में, अगर हम अगले 2-3 महीने की बात करें, इसके बीच में रहने का अनुमान रख सकते हैं क्या? नहीं, इनफैक्ट मैं तो कहूँगा 90 क्या, शायद $80 का भी हम एक्सपेक्टेशंस रख सकते हैं। क्योंकि जैसे जैसे डेवलपमेंट्स आते जाएंगे वैसे वैसे क्रूड के दाम और भी कम होते हुए नजर आएंगे। उसका रीज़न मैं ये कहता हूँ कि जैसे ये स्पाइक हुआ वॉर के बाद क्रूड के दामों में, अगर आप देखें तो जो लॉन्ग डेटेड फ्यूचर्स थे क्रूड के, जो दिसंबर के या दिसंबर 2026 के अगर आप फ्यूचर्स देखेंगे, तो वो तकरीबन 80-85 के करीब के थे। और अभी जैसे ये थोड़ी सी सेटलमेंट की बात आई है, ये दाम हो गए $80 के करीब। तो मुझे लगता है इवेंचुअली मार्केट 80 का बेस पकड़ के चल रहा है, और हायर लेवल्स में मैं कहूँगा कि 100 के करीब का रेजिस्टेंस रहेगा। तो 100 और 80 की रेंज रहेगी, लेकिन बहुत ही हाई चांसेस है कि हम धीरे धीरे इस पर्टिकुलर ट्रेंड को, यानी कि क्रूड के दामों में और गिरावट आते हुए देखेंगे। कच्चे तेल में और ज़्यादा गिरावट देखने को मिल सकती है। रुपी एक दूसरा विषय रहा सर, बड़ी चिंता का विषय रहा, लेकिन आरबीआई के इंटरवेंशन के बाद हमने देखा कि काफ़ी ज़्यादा जो है रिकवरी आ चुकी है, 95 तक के लेवल आते हुए दिखाई दिए सर। एक समय तो लगा कि आरबीआई की तरफ से जो भी कैलकुलेशन की गई थी जीडीपी ग्रोथ अनुमान को लेकर के, इन्फ्लेशन, सब कुछ मतलब ऐसा लगा कि पलटता हुआ दिखाई दे रहा है। रुपी का अप्रिसिएशन कैसे देख रहे हैं आप? और जब 95 तक गया था तो आप लोग को भी घबराहट हुई थी क्या सर? नहीं नहीं, बिल्कुल एक्चुअली घबराहट थी, क्योंकि 95 के लेवल्स के करीब आ चुका था करेंसी। और एक्चुअली सिनेरियो ऐसा बना था उस वक्त कि डॉलर के कंपैरिजन में बाकी करेंसी स्ट्रांग हो रही थी, लेकिन हमारी करेंसी डॉलर के कंपैरिजन, डॉलर तो वैसे वीक हो ही रहा था, लेकिन उसमें हम लोग और वीक हो रहे थे। तो वो डबल इम्पैक्ट था, और इसी वजह से एफआईएस की भी हमने बड़ी सेलिंग आते हुए देखी। तो 95 के करीब आने के बाद जो गवर्नमेंट ने मेजर्स लिए हैं, वो क्लियरली इंडिकेट करता है कि काफ़ी अच्छे मेजर्स लिए। बिकॉज ऑफ दैट इतनी बड़ी एप्रिसिएशन हमने शॉर्ट टर्म में आते हुए देखी, क्योंकि 95 से 92 हाफ होना एक बड़ी बात है। और मुझे लगता है कि ये ग्रेजुअली और थोड़ा इसे सहारा मिल सकता है। तो शायद पॉसिबिलिटी है कि हम 91 हाफ के करीब करेंसी को आते हुए देख सकते हैं। और मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने देखा है कि जहाँ पे भी प्रॉब्लम्स बढ़ते हैं, वहाँ पे अपनी गवर्नमेंट काफ़ी एक्टिव हो जाती है और वो कोई ना कोई हल लेके आ ही जाती है। तो इस बार भी उसने एक अच्छा सॉल्यूशन लाया हुआ है, और मुझे लगता है कि इसका बेनिफिट आने वाले हफ्तों में और भी देखने मिलेगा। चलिए ठीक है सर। तीसरा जो बड़ा कंसर्न अब निकल करके आ रहा है सर, कच्चे तेल, वॉर और रुपए के बाद, वो है कि अब आने वाले जो रिजल्ट्स हमारे हैं उसको लेकर के हम अलग अलग सेक्टर्स पे जाएं बातचीत करने के लिए। उससे पहले क्या कुछ एक्सपेक्टेशन है आपकी? हालांकि ये जो अभी कुछ घटनाक्रम हुआ है युद्ध को लेकर के, बहुत लोग कह रहे हैं कि इसके इफ़ेक्ट जो है वो आने वाले समय में काफ़ी लंबे समय तक रहेंगे, क्योंकि बहुत सारे जो डिसरप्शन हुआ है उसका असर नतीजों पे पड़ेगा, इस क्वार्टर पे नहीं तो अगले क्वार्टर पे पड़ेगा। आप की एक्सपेक्टेशन Q4 को लेकर के क्या है? अभी टीसीएस से रिजल्ट की शुरुआत तो हो चुकी है। बिल्कुल, तो देखिए वैसे टीसीएस के नंबर्स अगर देखें तो काफ़ी हद तक ठीक ठाक थे, कोई बड़ा डिसअपॉइंटमेंट नहीं था।
और इसी एक्सपेक्टेशंस के साथ हम सोच रहे थे कि नंबर्स आ सकते हैं, उसी एक्सपेक्टेशंस में नंबर आए हैं। अगर आप Q4 के बाकी के अपडेट्स अगर आप देखेंगे बैंक्स की तरफ से, तो वो काफ़ी हद तक मैं कहूँगा कि उत्साहजनक थे। और इसके अलावा अगर आप जो कॉरपोरेट अपना कंजम्पशन से रिलेटेड जो कंपनीज है जैसे कि ट्रेंड डीमार्ट, उन लोगों से जो Q4 के अपडेट्स आए, वो भी काफ़ी अच्छे थे, उसमें वॉल्यूम ग्रोथ भी देखने मिला है। इसका मतलब ये है कि जो गवर्नमेंट ने पिछले साल जो भी रेट रैशनलाइजेशन और टैक्स को कम किया था, इंटरेस्ट रेट को कम किया था, उसका बेनिफिट धीरे धीरे नंबर्स में देखने को मिल मिल रहा है। तो ये अच्छी बात है। वैसे भी Q4 के नतीजे काफ़ी अच्छे एक्सपेक्टेड थे। हमें लगता है कि थोड़ा सा और, यानी कि थोड़ी सी शायद इसमें डिसअपॉइंटमेंट आ सकती है, बट मोर और लेस एक्सपेक्टेशंस के करीब नंबर्स Q4 के हो सकते हैं। लेकिन अभी क्या हो गया है कि बिकॉज ऑफ दिस वॉर और क्रूड के दामों में जो एक एक्सेप्शनल रैली हो गई, हमारी भी करेंसी जो 95 94 के करीब आके रुक गई है, उसके बेसिस पे हमें लगता है कि उसका जो इम्पैक्ट रहेगा वो Q1 में दिखाई देगा। तो Q1 FY27 में उसका दिखाई देगा। इसीलिए इस पर्टिकुलर क्वार्टरली नंबर्स में सबसे इंपॉर्टेंट बात ये रहेगी कि मैनेजमेंट और या हर एक कंपनी अपने कंपनी का गाइडेंस कैसे दे रही है, या तो कमेंट्री क्या कर रही है, कॉन्फ्रेंस कॉल कैसे अटेंड कर रही है। आई थिंक वो चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। और Q1 में हमें लगता है कि इसका, ये वॉर का इम्पैक्ट Q1 में दिखाई देगा। तो इसी वजह से थोड़ा जो मैं कहूँगा ना कि जो उत्साह रहेगा वो थोड़ा कम रहेगा। तो चौथी तिमाही के नतीजे वो एक्सपेक्टेशन के आसपास रह सकते हैं, एक्सपेक्टेशन से कुछ जगहों पे बेटर रह सकते हैं, लेकिन Q1 के जो नंबर होंगे, नेक्स्ट क्वार्टर के जो नंबर होंगे, वहाँ प्रेशर देखने को मिल सकता है, जिस तरीके से ये डिसरप्शन एक तरीके से देखने को मिला है युद्ध की वजह से। अब सर आगे बढ़ते हैं और तमाम सारे सेक्टर्स को और आपके कुछ एक पसंदीदा अगर शेयर हों तो उस पे बारे में बातचीत करेंगे, लेकिन शुरुआत करेंगे आईटी के साथ ही, क्योंकि आईटी के रिजल्ट से का अभी हम लोग जिक्र कर रहे हैं, नतीजों का आगाज़ हो चुका है। टीसीएस के रिजल्ट जैसा आपने कहा उम्मीद के मुताबिक रहे, लेकिन चूंकि एक रैली आ चुकी थी तो एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। एआई के नंबर अच्छे रहे, ओवरऑल नंबर एक्सपेक्टेड लाइन पर ही रहे। क्या एक्सपेक्टेशन है बाकी आईटी कंपनियों से, और आईटी कंपनियों को लेकर के अभी स्ट्रेटजी होनी क्या चाहिए? क्या इन्फोसिस, विप्रो जैसी कंपनियों पे थोड़ा थोड़ा अपने पोर्टफोलियो में अब रखना चाहिए या अवॉइड लिस्ट में है आपकी? आप क्या सजेशन देंगे आईटी को लेकर के? तो देखिए, वैसे आईटी में क्या है ना कि आईटी में बिकॉज ऑफ एआई और एआई की जो मैं कहूँगा कि ओवरऑल खपत है, या तो पकड़ लेते हैं कि जो एक एक्सपेक्टेशंस बनते जा रहे हैं एआई बिजनेस से, उस कंपैरिजन में मुझे लगता है कि जो सर्विसेज कंपनीज है उनमें उतना ग्रोथ नहीं दिखाई देगा। और इसी वजह से ऐसा लग रहा है कि ग्रोथ कंसर्न्स रहेंगे। करंट ग्रोथ भी अगर वो मेंटेन कर ले तो भी बड़ी बात है। करंट ग्रोथ 4 से 5% के करीब के है, जो काफ़ी हद तक मैं कहूँगा कि काफ़ी कम है। हमारे इधर क्या होता है कि जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो देखते हैं कि अगर किसी कंपनी में या किसी पर्टिकुलर सेक्टर में अगर ग्रोथ आ रहा है 4-5%, बट बाकी किसी में अगर 7-8% आ रहा है, तो उसमें इन्वेस्टमेंट्स जाते हैं। तो नेचुरली आने वाले 2 या 3 सालों में कोई बड़ा इसमें ड्रामेटिक चेंज होते हुए नहीं दिख रहा है। इसी वजह से क्या हो गया है कि जो मल्टीपल्स जो देखते थे हम आईटी सेक्टर के लिए, उससे उसमें अभी क्या हो गया कि एक चेंज आ गया है। अभी यहाँ पे प्राइस टू ग्रोथ देख रहे हैं, पेग रेशियो देख रहे हैं। और अगर पेग रेशियो देखेंगे, पी टू ग्रोथ देखेंगे, तो उसमें क्या हो रहा है कि वो अभी भी काफ़ी महंगा आ रहा है, क्योंकि ग्रोथ नहीं नज़र आ रहा है। तो ग्रोथ अगर कम रहेगा तो ऑटोमेटिकली मल्टीपल्स को यहाँ से और कम होना पड़ेगा। तो मुझे लग रहा है कि मोटा मोटी आईटी सेक्टर में कोई बड़ी हमें तेज़ी देखने नहीं मिलेगी। यस, पॉसिबल है मार्केट चल जाए तो यहाँ से 10% की तेज़ी देखने मिल सकती है, लेकिन ओवरऑल हमें लगता है कि लिमिटेड रिटर्न्स रहेंगे और यहाँ से इन्वेस्टमेंट्स और भी बाकी सेक्टर्स में शिफ्ट होते हुए नजर आएंगे। तो तो सर फॉर अगर द ये टाइम बिंग मैं जिनके यही पास है, कहूँगा कि जी हाँ, जिनके पास है सर, तो क्या उनको खाली होल्ड करना चाहिए? ठीक है पुराना पड़ा हुआ है, लेकिन जो नए खरीदार हैं क्या उनके अभी थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए आईटी स्टॉक्स को? बिल्कुल। तो देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। क्योंकि मुझे भी हमारे जो क्लाइंट्स हैं वो कई बार यही क्वेश्चन पूछते हैं कि अभी यहाँ से यही सवाल रहता है कि यहाँ से अभी आईटी में क्या करें। तो जिनके पास इन्वेस्टमेंट्स हो, मैं कहूँगा कि उनके लिए वो बने रहे। और यहाँ से अगर पकड़ लेते हैं कि 7 से 10% की, अगर 10% तक की अगर तेज़ी दिखाई देती है, तो वहाँ पे कुछ एक्सपोजर को कम करें।
जो नए इन्वेस्टर्स हैं मैं उनके लिए कहूँगा कि बहुत ही हो सके उतना कम एक्सपोजर आईटी के लिए फॉर द टाइम बिंग रखे। नो डाउट बहुत सारी कंपनीज फंडामेंटल्स के बेसिस पे अच्छी है, लेकिन बिकॉज की ग्रोथ जो है वो समझ में नहीं आ रहा है, इसकी वजह से आपका इन्वेस्टमेंट इस सेक्टर में कम होना जरूरी है। आप स्टॉक स्पेसिफिक रहिए, आपको टॉप डाउन अप्रोच लेने की जरूरत नहीं है। आप किसी एक या दो स्टॉक्स में इन्वेस्टेड रहिए और उसी में आपके मैं कहूँगा कि इन्वेस्टमेंट्स को बनाए रखें। ठीक है सर। सर, पावर को लेकर के कई तरह की बातें आ रही हैं। एक तरह की बात ये आ रही है कि भाई आवश्यकता रहेगी, पावर की आवश्यकता तो हमेशा ही रहेगी, तो पावर पे नज़र रखें। दूसरा व्यू आ रहा है कि अभी जो डिसरप्शन देखने को मिला है उसका असर नेगेटिव हो सकता है पावर के लिए। एक आ रहा है कि अभी जो युद्ध की वजह से मौसम में परिवर्तन है, नॉर्थ के अंदर अभी भी वैसी गर्मी नहीं पड़ रही है, तो हो सकता है उसकी वजह से थोड़ा और प्रेशर देखने को मिल सकता है। पावर को लेकर के अभी आपका व्यू क्या है? बीते बीते हफ्ते के अंदर, एक डेढ़ हफ्ते में हमने एक अच्छी रिकवरी भी देखी बहुत सारे शेयरों में। अदानी पावर अच्छा चल गया, लोअर लेवल से सुजलॉन जैसे शेयरों में भी रिकवरी आ गई, तो कई सारे शेयरों में टाटा पावर भी रिकवर होगा। तो क्या व्यू है आपका पावर को लेकर के? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए यहाँ पे पावर सेक्टर के लिए हमें एक बात जाननी ज़रूरी है कि जो इंडिया का जो पर कैपिटा पावर कंजम्पशन है वो काफ़ी बढ़ते जा रहा है और वो और बढ़ते हुए नज़र आएगा। हमें यही लग रहा है कि ये डिसरप्शन की वजह से जो एनर्जी क्राइसिस हुए हैं, अब क्या होगा कि मैक्सिमम फोकस और बढ़ेगा कि रिन्यूएबल्स में या थर्मल पावर है या और भी जितने भी हाइड्रोकार्बन पावर है जो भी है, जितने भी हम मैक्सिमम सोलार पावर जितना यूज कर सकते हैं, हम वहाँ पे अपनी एनर्जी यानी कि और इन्वेस्टमेंट्स आते हुए देखेंगे। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि यहाँ पे शॉर्ट टर्म व्यू तो बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, बिकॉज ये सेक्टर जो होता है इसे थोड़ा वक्त देना पड़ता है। बट ओवर द पीरियड यहाँ से 2 से 3 साल का अगर व्यू हो तो मुझे लगता है कि पावर सेक्टर में जो दिग्गज कंपनीज हैं उसमें इन्वेस्टमेंट करके चले। इनके कई सारे आई मीन से पावर कंपनीज के ईटीएफ भी अवेलेबल हैं, आप उस ईटीएफ को भी गो थ्रू कर सकते हो और उनमें भी इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हो। लेकिन डेफिनेटली ये सेक्टर में निवेश करना बहुत ज़रूरी है आने वाले 2 से 3 साल का व्यू रख के। पावर स्टॉक्स में सर आपके कोई मतलब कोई पसंदीदा शेयर्स हैं जो आप चाहेंगे हमारे दर्शकों के साथ शेयर करना, जो उनके पोर्टफोलियो में होने चाहिए या रख सकते हैं? नहीं, देखिए वैसे अभी करंट लेवल्स पे पावर के ग्रोथ को देखें और पावर के करंट फंडामेंटल्स को देखें तो मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स अपने फेयर वैल्यू के करीब ट्रेड कर रहे हैं, यानी कि थोड़े से एक्सपेंसिव है ऐसा मैं कहूँगा। क्योंकि इनमें भी ग्रोथ जो होता है वो ग्रोथ हमें एज्यूम करना पड़ता है कि आगे जाके कंजम्पशन और बढ़ेगा, वो रियल में बढ़ना भी उतना ही ज़रूरी होता है। तो ओवरऑल हमें लगता है कि अभी करंट लेवल पे अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो 2 से 3 साल का अगर व्यू रखते हो तो डेफिनेटली कुछ एक स्टॉक्स अच्छे लगते हैं, जैसे कि वारी एनर्जी है, उसे फोकस में रखना चाहिए। साथ ही साथ एनटीपीसी हमें अच्छा लग रहा है। ओके, वहाँ पे भी हमें लगता है कि परफॉर्मेंस अच्छा देखने मिलेगा। इसके अलावा हमें सीमेंस इंडिया वो अच्छा लग रहा है, वहाँ पे भी हमें लगता है कि और इन्वेस्टमेंट्स आते हुए दिखेंगे। और एक पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, तो कभी भी अगर आप किसी भी सेक्टर में अगर कुछ तेजी एक्सपेक्ट कर रहे हो तो उसके फाइनेंस कंपनी को भी ट्रैक में रखना जरूरी होता है। तो पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन पीएफसी हमें लगता है यहाँ पे भी निवेश के अच्छे मौके मिलेंगे। ठीक। अच्छा, एक नाम मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूं सर, अगर आप टिप्पणी करना चाहें। जैसे इरेडा है, आपने कहा फाइनेंस जैसे सेक्टरों पे भी नज़र रखनी चाहिए, तो इरेडा जैसे शेयर बहुत अच्छी रैली रही, 30-32 पे आया, फिर 200-250 रुपये तक गया, लेकिन इधर लंबे समय से अंडर परफॉर्मर रहा है। अब बीते हफ्ते यहाँ पर भी रिकवरी आती हुई दिखाई दी है, 110 से 124 के आसपास आ गया है। क्या यहाँ पर भी नज़र रखनी चाहिए? ये भी तो मतलब बैंक एक तरीके से है पावर क्षेत्र का, और अगर इस क्षेत्र में आवश्यकता लोगों को पड़ेगी, विस्तार होना है, तो इरेडा जैसी कंपनियां ही मदद करेंगी। नहीं, बिल्कुल यहाँ पे भी मुझे लगता है कि वैल्यूएशंस काफ़ी हद तक काफ़ी अट्रैक्टिव हो गए हैं, लेकिन बिकॉज कि इट्स अ मिड कैप कंपनी, और मिड कैप कंपनी में क्या होता है ना कि एक थीम होती है और उस थीम के लिए पूरे सेक्टर का परफॉर्मेंस आना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये इंडिविजुअली परफॉर्म नहीं करेंगे, उन्हें एक ब्रॉड बेस तेज़ी लगेगी। ब्रॉड बेस तेज़ी लगता है कि आने वाले शायद 1 साल में नहीं, लेकिन 2 से 3 साल में डेफिनेटली देखने मिलेगी। तो इरेडा में भी हमें लगता है कि बिल्कुल करंट लेवल से इन्वेस्टमेंट्स किए जा सकते हैं, लेकिन
नज़रिया लंबी अवधि का होना बहुत ज़रूरी है। लंबी अवधि का नज़रिया होना बहुत ज़रूरी है। ये बात हो गई पावर को लेकर के। 2 से 3 साल का नज़रिया रखें। कुछ चुनिंदा शेयर बताए गए हैं, आपकी स्क्रीन पर लगातार चल रहे हैं। वारी एनर्जी, सीमेंस, एनटीपीसी, पीएफसी जैसे शेयर अच्छे लग रहे हैं। सर, एक सेक्टर ने जो सबसे ज़्यादा अंडर परफॉर्म किया पिछले 2 साल में, वो है रेलवे। काफ़ी अच्छी शानदार रैली के बाद ये चला नहीं सर, और आज भी हमारे पास डेली बेसिस पे भर भर के सवाल आते हैं। लोग अभी तक बेचे नहीं हैं, लोगों के शेयर आधे हो गए हैं। अभी पिछले हफ्ते थोड़ी सी रिकवरी जरूर देखने को मिली, बीच बीच में कुछ राहत की सांस आती है, लेकिन जैसे लोगों को लगता है कि अब शायद हमारे लेवल आएंगे, उससे पहले ही फिर टूटने शुरू हो जाते हैं। आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है? जो लोग अभी तक वेट कर रहे हैं, क्या उन्हें वेट करना भी चाहिए या नहीं? एक सवाल। दूसरा, क्या यहाँ पर एवरेजिंग का वक्त आ गया है? आपका व्यू क्या है अभी रेलवेज को लेकर के? क्या अभी ठंडे बस्ते में चला गया ये सेक्टर? तो देखिए, ठंडे बस्ते में तो नहीं जाएगा। कोई ना कोई डेफिनेटली डेवलपमेंट्स आते रहेंगे। बट क्या हो गया है कि बिकॉज ऑफ दिस क्रूड प्राइजेस जो $70 के करीब थे, वो 95-90 के करीब आ चुके हैं। तो उसका जो इम्पैक्ट है वो करंट अकाउंट डेफिसिट पे पड़ेगा। और इसकी वजह से क्या होगा कि जो गवर्नमेंट कैपेक्स कर रहा है, उसे काफ़ी सोच समझ के कैपेक्स करना पड़ेगा। तो उसकी जो प्रायोरिटीज रहेगी, उसको पावर में जाना है, डिफेंस में जाना है, या रेलवे के लिए खर्चा करना है, अब वो एक ओवरऑल डिसीजन गवर्नमेंट के पास रहेगा। और वो कैसे डिसाइड करते हैं, किसको प्रायोरिटी देते हैं, उसके ऊपर सब डिपेंड करेगा। तो मुझे फॉर द टाइम बिंग यही लग रहा है कि रेलवे के लिए ऑन इमीडिएट बेसिस और स्पेंडिंग करना गवर्नमेंट के लिए थोड़ा आसान नहीं है। तो यही वजह से मैं ये कहूँगा कि इसमें अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट्स अगर है तो आप बने रहे, क्योंकि स्टॉक्स काफ़ी करेक्ट हो चुके हैं। इनफैक्ट मैं कहूँगा कि थोड़े ज़्यादा ही करेक्ट हो चुके हैं। और अगर कोई पॉजिटिव रीज़न अगर बनता है तो इसमें रिबाउंड भी हमें इक्वली शार्प देखने मिलेगा। लेकिन प्रीवियस लेवल्स आ जाएंगे ऑन इमीडिएट बेसिस, वो नहीं लगता है। तो थोड़ा वक्त डेफिनेटली लगेगा। एट द सेम टाइम कि बिकॉज ऑफ अनसर्टनिटी है कैपेक्स से रिलेटेड और एग्जीक्यूशन से रिलेटेड, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे एवरेजेस भी करना एडवाइजेबल नहीं है। तो फॉर द टाइम बिंग मैं कहूँगा कि इसमें आप बने रहें, लेकिन एवरेज ना करें। ना करें, नई खरीदारी से बचें, है ना सर? नई खरीदारी से बचे, बिल्कुल। ठीक। तो रेलवे स्टॉक्स में अभी अंडर परफॉर्मेंस बनी रहेगी, नई खरीदारी से बचें, ये नज़रिया है जिनके पास है। और जब आप इतने समय से होल्ड कर रहे हैं तो अभी होल्ड करके रखें। कोई ना कोई पॉजिटिव खबर आएगी, जैसे इस तरफ ध्यान जाएगा तो दोबारा जो है यहाँ पर रैली शुरू हो जाएगी। हालांकि बीते एक हफ्ते में एक रिकवरी जो है वो देखने को मिली ही है। रेलवे के बाद सर, वो हमारा हम लोगों का फेवरेट थीम बन गई है डिफेंस को लेकर के। बड़े सवाल रहते हैं लोगों के, और ये थीम जैसे जैसे जब ख़त्म होने वाली होती है, फिर से कोई बूस्टर आ जाता है और फिर से ये रडार पे आ जाते हैं। क्या व्यू है सर अभी डिफेंस को लेकर के? दुनिया भर के अंदर जिस तरीके का माहौल देखने को मिल रहा है, ऐसे में अगर अगले 1-2 साल का नज़रिया हो तो क्या डिफेंस पे नज़र रखनी चाहिए? आपकी कंपनी कोटक का अभी क्या व्यू लेके चल रहे हैं? क्या आप लोग यहाँ पे पॉजिटिव हैं या महंगे लग रहे हैं? क्या व्यू है सर डिफेंस को लेकर के? तो देखिए, वैसे डिफेंस अगर इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशंस देखें तो डेफिनेटली महंगे लग रहे हैं। उसका रीज़न यही है कि इनकी जो ऑर्डर्स होती है, वो ऑर्डर्स एग्जीक्यूशन के ऊपर ही इनका ओवरऑल प्रॉफिट कैलकुलेट होता है, और उसी के बेसिस पे वैल्यूएशंस बनते हैं। तो अभी तक ऑर्डर्स तो डेफिनेटली इन लोगों के पास है, लेकिन इनका एग्जीक्यूशन कैसे होगा, क्या होगा, उसके ऊपर कई सारे सवाल है। और इसी वजह से हमें लगता है कि अभी भी इनके वैल्यूएशंस काफ़ी एक्सपेंसिव है। तो आपको यानी कि इन्वेस्ट अगर करना है तो लंबी अवधि का नज़रिया रखें। देखो, एक बात बहुत ही क्लियरली नज़र आती है कि ये जो जियोपॉलिटिकल टेंशन्स बार बार निकल के आ रहे हैं, उसकी वजह से क्या होगा कि हर एक कंट्री अपने डिफेंस एक्सपेंडिचर को बढ़ाने की कोशिश कर रही है। और हमें भी लगता है कि हमारे लिए भी एटलीस्ट यहाँ पे और सेल्फ सफिशिएंट होना बहुत ज़रूरी है। हमें भी थोड़ा और एक्सपेंडिचर करना ज़रूरी है, हमारे कंपनीज को और स्ट्रॉन्ग करना ज़रूरी है। तो डिफेंस सिस्टम को भी स्ट्रॉन्ग करना उतना ही ज़रूरी है, क्योंकि आपने देखा कि इस वॉर में सिर्फ पैसा ही नहीं, लेकिन अकल भी काफ़ी लगाई है। तो ऐसे केस में हमें लगता है कि हमें इसका काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन करना पड़ेगा। और आने वाले समय में हमें लगता है कि कुछ सेक्टर्स जो गवर्नमेंट के प्रायोरिटी में रहेंगे, उसमें डिफेंस की होने की शक्यता बहुत हाई है। तो हमें लगता है कि डिफेंस में करंट लेवल से भी अगर खरीदना है तो बिल्कुल खरीद सकते हैं। कुछ 1 या 2 स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें, आपको पूरा बास्केट लेने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर आपको पूरे बास्केट में अगर इन्वेस्ट करना है, समझ में नहीं आ रहा है कि मैं किस में इन्वेस्ट करूं, तो आप इसके जो ETF अवेलेबल है मार्केट्स में, आप उसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है तो मैं कहूँगा कि
हमारी प्रीफर्ड चॉइस भारत इलेक्ट्रॉनिक्स रहेंगी विद अ व्यू ऑफ नेक्स्ट 2 to 3 years। ठीक। तो आपकी प्रेफर्ड चॉइस BL डिफेंस में एक ही है ना सर अभी? हाँ, अभी फॉर द टाइम बिंग भारत इलेक्ट्रॉनिक्स है, और उसमें भी हमारा व्यू कम से कम 2 साल से 3 साल का है। चलिए ठीक है। तो डिफेंस में BL सबसे बेहतर दिखाई दे रहा है और इसी ने सबसे ज़्यादा रेजिलियंस दिखाया भी है, और ये लगातार जो है 400-425 के ऊपर जो है वो बना हुआ है, 450 के आसपास की क्लोजिंग आई है। तो अच्छी स्ट्रैटेजी यहाँ पर देखने को मिली है। अब वक्त सर जरा थोड़ा सा नज़रिया अब आता है बैंकों को लेकर के। बैंकों को लेकर के लोगों का कहना ये है कि अब जो उम्मीदें जितनी सकारात्मक थी, युद्ध के बाद जो है यहाँ पर स्थितियाँ और ख़राब हो सकती हैं। आप इस बात से कितना अग्री कर रहे हैं, और बैंकों को लेकर के, फाइनेंशियल NBFCs को लेकर के आपका व्यू पॉइंट अभी है क्या? क्या करना चाहिए फाइनेंशियल सेक्टर में? देखिए, वैसे ऑन इमीडिएट बेसिस अगर देखा जाए तो हमें नहीं लगता कि कोई बड़ा इम्पैक्ट BFSI सेक्टर पे आते हुए दिखेगा बैंक्स और फाइनेंशियल्स के ऊपर। लेकिन डेफिनेटली ये जो क्वार्टरली नंबर्स आएंगे, उसमें जो कॉन्फ्रेंस कॉल्स होंगी, उसमें मैनेजमेंट कमेंट्री कैसे दे रहा है, कौन से सेक्टर को कितना इम्पैक्ट हो रहा है, आई थिंक उसके ऊपर ये निर्भर रहेगा कौन सी पर्टिकुलर बैंक कौन से सेक्टर के लिए ज़्यादा टिल्टेड है। आई थिंक ऑल दिस थिंग्स विल डिसाइड फ्यूचर अबाउट बैंक सेक्टर। बट मुझे क्या लग रहा है कि यहाँ पे एक यहाँ से अगर मैं किसी एक पर्टिकुलर प्रीफर्ड सेक्टर की अगर बात करूंगा, तो इन लेवल्स पे भी हमें लगता है कि काफ़ी अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस में BFSI सेक्टर मिल रहा है। इसमें हमने काफ़ी बड़ी पिटाई देखी थी क्योंकि FIs ने आके जम के माल बेचा था पिछले महीने में। तो BFSI सेक्टर में मैक्सिमम माल बेचा है। तो करंट लेवल से भी अगर आप देखें तो कितने सारे जितने भी लार्ज कैप बैंक्स हैं और कुछ NBFCs है, जैसे कि टॉप NBFCs बजाज फाइनेंस, श्रीराम फाइनेंस, और साथ ही साथ मैं कहूँगा कि एक्सिस बैंक, ICICI बैंक, आई थिंक ये स्टॉक्स काफ़ी अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस पे अभी भी अवेलेबल हैं। इनमें 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 निवेश करके चलना फायदेमंद हो सकता है। नाम एक बार अगर आप फिर से दोहरा दें। बजाज फाइनेंस, बजाज फाइनेंस, श्रीराम फाइनेंस, श्रीराम तो फाइनेंस जी। श्रीराम फाइनेंस ये जी। अच्छा लग रहा है, और चोला फाइनेंस भी हमें अच्छा लग रहा है। चोला फाइनेंस भी काफ़ी अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस पे आ चुका है। इसके अलावा बैंक्स की बात करें तो एक्सिस बैंक, जी। ICICI बैंक और फेडरल बैंक, अगर मिड साइज अगर बैंक में अगर आपको फोकस करना है तो फेडरल बैंक। आई थिंक दिस आर द 3 स्टॉक्स टू बाय फॉर। HDFC बैंक भी हमें अच्छा लग रहा है, लेकिन HDFC बैंक में हमें लगता है कि कुछ दिन अभी वैसे काफी करेक्ट हो चुका था, 720 730 के करीब आ गया था। उसके बाद अभी वापस करेक्शन पूरा करके 810 820 के करीब आ चुका है। अभी यहाँ से देखना चाहिए कि और डेवलपमेंट्स क्या होते हैं, इसके जो नंबर्स आएंगे उसमें मैनेजमेंट क्या गाइडेंस दे रही है, कैसे कमेंट्री कर रही है। आई थिंक ऑल दिस थिंग्स विल मैटर। तो HDFC बैंक में से फॉर द टाइम बीइंग आप थोड़ा दूर रहिए। अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो आप ICICI बैंक, एक्सिस बैंक में निवेश करके चल सकते हैं। HDFC बैंक से अभी फिलहाल के लिए थोड़ी सी दूरी बना करके चलें, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। सर लेकिन क्या PSU से दूरी बना करके चल रहे हैं क्या आज अभी आप? नहीं, वैसे PSU बैंक्स भी हमें अच्छे लग रहे हैं, और PSU बैंक्स में भी क्या हुआ है कि जो पिछले 3 महीने से अगर आप देखें तो काफ़ी अच्छी रैली हमने PSU बैंक्स में देखी थी, और मोस्ट ऑफ द बैंक्स अभी अपने वैल्यूएशंस पे आ चुके हैं। बट बिकॉज ऑफ दिस डेंट, वॉर की डेंट की वजह से क्या हो गया कि थोड़े से मल्टीपल्स सब जगह पे कम होंगे। तो अगर ये सब मल्टीपल्स अगर कम होने वाले होंगे, अगर इकोनॉमी पे थोड़ा अगर और मैं कहूँगा कि अगर बर्डन बढ़ने वाला होगा बैलेंस ऑफ पेमेंट का या तो करंट अकाउंट डेफिसिट का, तो उसका इम्पैक्ट नेचुरली थोड़ा सा बैंकों की तरफ जाता है, और उसमें अगर स्पेसिफिकली देखा जाए तो PSU बैंक्स के ऊपर इसका बर्डन बढ़ सकता है। तो मैं यही कहूँगा कि PSU बैंक्स में भी आप निवेशित रह सकते हो, लेकिन आपको निवेश करना है वो काफ़ी सिलेक्टिवली करना है। तो पूरा टॉप डाउन अप्रोच ना रखें, पूरा का पूरा बास्केट लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप कुछ एक स्टॉक्स, जैसे कि मैं कहूँगा कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, पंजाब नेशनल बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, आई थिंक इन स्टॉक्स पे आप फोकस कीजिए। पूरा का पूरा बास्केट लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है सर। ये बात हो गई PSU बैंकों को लेकर के। अब सर जो है, हालांकि समय जो है वो बिल्कुल समाप्ति के ऊपर है। मुझसे कहा गया कि सर के पास समय थोड़ा सा कम है। जाने से पहले ऑटो के बारे में एक थोड़ी सी बात आपसे जानना जी चाहेंगे कि क्या इसमें रफ्तार रहेगी, या ये जो दुनिया भर में चल रहा है उसका असर एक्सपोर्ट्स पे कई जगहों पे पड़ा भी था, लेकिन अभी तक जो नंबर्स आ रहे हैं सर, इवन लास्ट मंथ तक के जो नंबर आए हैं वो ख़राब नहीं हैं। तो क्या व्यू है सर अभी आपका अशोक लेलैंड पे, बजाज ऑटो पे, मारुति पे, मतलब ओवरऑल एक ऑटो सेक्टर की चाल
आपको कैसे दिखाई दे रही है? बीता हफ्ता में खासतौर से लास्ट फ्राइडे और उसके अलावा वेडनेसडे को भी रिकवरी एक शार्प देखने को मिली है सब में। नहीं बिल्कुल, जैसे क्रूड के दामों में हमने एक बड़ा रनअप देखा। तो उसके बाद हमने देखा कि ऑटो सेक्टर में काफ़ी बड़ी पिटाई हुई और कई सारे स्टॉक्स अपने एक्सपेंसिव वैल्यूएशन से काफ़ी अच्छे लेवल्स पे आ चुके हैं। तो अभी जो रिकवरी हमें देखने मिल रही है उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि वैल्यूएशन टर्म्स में कई सारे ऑटो स्टॉक्स अभी भी अट्रैक्टिव है। बट एट द सेम टाइम मैं कहूँगा कि जो गवर्नमेंट ने स्टेप्स लिए थे जिसकी वजह से कंजम्पशन थोड़ा सा इम्प्रूव हुआ है, तो उसका ट्रेंड और भी कुछ महीनों तक जारी रहेगा ऐसे हमें लग रहा है। तो हमें लगता है कि ऑटो सेक्टर में कुछ चुनिंदा स्टॉक्स में आप इन्वेस्टमेंट करके चल सकते हो। करंट लेवल से भी हमें महिंद्रा एंड महिंद्रा अच्छा लग रहा है, हमें अशोक लेलैंड अच्छा लग रहा है। वहाँ पे भी हमें लगता है कि अगर लंबे अवधि का नजरिया हो तो अच्छे पैसे बन सकते हैं। टीवीएस मोटर्स ये भी हमारी एक प्रीफर्ड चॉइस है। तो आई थिंक 3-4 स्टॉक्स पे आप नज़र रखें और आपके निवेश को बनाए रखें। ठीक सर। चलिए सर, जाने से पहले हमारी एक मतलब परंपरा रही है कि जो पीछे का हमारा बैकग्राउंड होता है, आखिरी सवाल उसी पर रहते हैं। अब 24,000 शुक्रवार को निफ्टी ने पार किया है। क्या ये कह सकते हैं पलट गया बाज़ार, या फिर आगे फिर पलटेगा बाज़ार? कैसे देख रहे हैं आप सर? ये बुल की जो रफ्तार अभी आई है, इस पर भरोसा कर सकते हैं? क्या वाकई में अब पलट गया बाज़ार और ये रैली अभी एक्सटेंड होगी? छोटी मोटी गिरावट की बात नहीं कर रहे हैं, पर मोटा मोटा क्या पलट गया बाज़ार? नहीं देखिए, वैसे पलट गया बाजार मैं कहूँगा 50-50 है अभी भी। और उसका रीजन सबसे बड़ा यही है कि जैसे बुल्स के मुंह को हम समझ नहीं पाते हैं जब बुल सामने से आता है तब, वैसे ही जो अपने प्रेसिडेंट ट्रम्प है, उनकी भी जो ओवरऑल मैं कहूँगा कि जो उनके जो स्टेटमेंट्स होते हैं या तो जो उनके कमेंट्स होते हैं, वो कई बार काफ़ी मैं कहूँगा कि वॉलेटाइल रहते हैं। तो इसी वजह से मैं कहूँगा कि थोड़ा सा बाजार को समझना मुश्किल है। लेकिन मुझे लगता है कि अगर मैं एकदम एक पकड़ लेते कि किसी एक कैंप में अगर जाना चाहूंगा, तो मैं कहूंगा कि मोस्ट ऑफ द फॉल हमने देख लिया है। बड़ा फॉल जो आना चाहिए था, जो बड़ा पेन आना चाहिए था, वो आ चुका है। तो अभी यहाँ से कोई भी करेक्शन अगर आता है तो वो एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी। तो अगर पलट गया बाजार का, अगर मैं कहूँगा सकारात्मक, अगर मैं उसका जवाब अगर सोच रहा हूँ तो मैं कहूँगा यस, थोड़ा सा मैं कहूँगा कि पलट गया है बाजार। पलट गया बाजार, बहुत शानदार सर। सर बहुत हर बार अच्छा लगता है जब भी आप आते हैं, बातचीत करते हैं, और हमारे दर्शक भी काफ़ी उत्साहित होते हैं। उम्मीद करते हैं आगे भी आप अपना समय देते रहेंगे, और बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। कोई डिस्क्लोजर आपकी तरफ से सर? नहीं बिल्कुल, मुझे भी काफ़ी मज़ा आता है। और डिस्क्लोजर की बात करें तो देखिए, जितने भी स्टॉक्स और सेक्टर हमने डिस्कस किए हैं वो स्टॉक्स और सेक्टर हम हमारे क्लाइंट्स और हमारे जो ग्रुप ऑफ कंपनीज होते हैं उनके साथ भी हम डिस्कस करते रहते हैं। तो उनके पास इसमें निवेश हो सकता है। बट जो मेरा निजी इन्वेस्टमेंट्स है वो म्यूचुअल फंड्स या ईटीएफ्स में होता है, तो किसी डायरेक्ट स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं आगे भी आप इसी तरीके से अपना प्यार दिखाते रहेंगे, समय समय पर आते रहेंगे और दर्शकों का मार्गदर्शन करते रहेंगे। तो हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। और श्रीकांत सर का मानना है कि हाँ, पॉजिटिव सोचा जा सकता है, हाँ पलट गया बाजार। बहुत सारे शेयरों पे जो बातचीत हुई है उसको जाकर के देखिए। और बाकी इस बार जो है, अगर आपने कल यानी कि शनिवार को हमारा विशेष शो छोटे शेयर ऊंची छलांग नहीं देखा है अभी तक, तो जाकर के देखिए। और शनिवार को दोपहर 2 बजे ही अपलोड हो चुका है। जाइए देखिए, अपनी प्रतिक्रिया दीजिए और बताइए कैसा लगा आपको। फिलहाल के लिए मुझको इजाज़त दीजिए, नमस्कार।